देखिए, ये यूजीसी नेट सोशल वर्क का सिलेबस है, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में ये बात है आप लोगों से कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सामाजिक आंदोलन के बारे में और सामाजिक क्रिया के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया गया है यूनिट नंबर 4 में, है ना। तो हम लोग यूनिट नंबर 4 में आज देखेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब 2 क्लासेस हो गए इसके, तो उसमें दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो मैंने यूनिट नंबर 2 में एक टॉपिक था, वो था समुदाय को लेकर। मैंने उसको स्किप कर दिया था, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि समुदाय की अवधारणा के बारे में, है ना, कम्युनिटी के बारे में। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि समुदाय कहते किसे हैं, है ना। समुदाय से भी प्रश्न बनते हैं। अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी बोला जाता है, ये आपको पता है। लैटिन भाषा के बना हुआ है, जैसे कॉम शब्द से बना हुआ है, प्लस दूसरे जो है म्यूस शब्द से बना, म्यूनिस शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा का, है ना। ये कोई आ रहे हैं, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कम्युनिटी एक है कॉम प्लस म्यूनिस, म्यूनिस, ठीक है भाई, ये 2 शब्द को ध्यान रखना है। तो मैं बता रहा था कम्युनिटी लैटिन भाषा से बना हुआ है, याद रखिएगा, एक कॉम प्लस एक म्यूनिस शब्द से। इसका मतलब अगर मैं निकालूं तो जो कॉम का अर्थ होता है वो होता है एक साथ, और म्यूज का अर्थ होता है सेवा करना। अब आपसे प्रश्न पूछेगा समुदाय के बारे में, तो लिखेगा सीधा सीधा कि समुदाय में, सीधा सीधा लिख देगा कि एक साथ रहने का। दूसरी तरफ कह देगा आपसे पॉइंट में सेवा प्रोवाइड करने से। तीसरी पॉइंट लिख देगा निश्चित भूभाग का होना, ठीक है। चौथी पॉइंट लिख देगा हम की भावना का होना। और फिर 4 पॉइंट आ जाएगा इसमें से कि एक सही है, कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, ऐसे पॉइंट दे देगा। तो ध्यान रखना कि जो कॉम शब्द बताया गया है उसका मतलब है टुगेदर, यानी एक साथ, और म्यूश का जो अर्थ बताया गया है सेवा करना, मतलब एक साथ सेवा करना, ये समुदाय का अर्थ होता है। समुदाय का मतलब यही, जैसे समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन, धर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं आदि, ये सारी चीज़ें सामान्यता है जो समुदाय के कोई भी विशिष्ट लक्ष्यों की तरफ लेके जाता है ना। तो समुदाय के सदस्य अपना जीवन जो है समुदाय में ही व्यतीत करते हैं, और समुदाय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक था ग्रामीण समुदाय और एक था आपका शहरी समुदाय। 2 समुदाय थे, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मेरा मतलब ये था आप लोगों को समझाना कि समुदाय के बारे में। तो समुदाय समझ में आ गया, समुदाय क्या होता है। अब हम थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। और समुदाय की परिभाषा में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो बहुत ही फेमस इनकी परिभाषा है बोगार्ट्स की। बोगार्ट्स कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है। और एक बार एग्ज़ाम में यूजीसी में ये सीधा प्रश्न बनाकर पूछ लिया था कि हम की भावना पाई जाती है किस विद्वान ने कहा है, ठीक है। ये सीधा सीधा प्रश्न बन गया था हम की भावना को लेकर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऐसी कंडीशन पर जो हम की भावना होती है वो बोगार्ट्स का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बनता है, बना भी हुआ है। मैं कई बार पेज भी कहता था समुदाय में। अच्छा, यहाँ पे परिभाषा उसकी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हैं, उसके उद्देश्य विशेष में ना होकर सामान्य जीवन मौलिक भाषाओं में भाग लिया जाए तो उस समूह को हम कहेंगे समुदाय। समुदाय सामाजिक जीवन का वो क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबंधों और सामंजस्य की बात की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की बात की जाती है। ये था मैं कई बार पेज को आप लोगों से नहीं बताऊंगा कि आप याद करें, आप बोगार्ट्स का याद करें, ठीक है। बोगार्ट्स का इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। एक परिभाषा और देख लीजिए यहाँ पे आगबन और निमकाप का, कि किसी सीमित क्षेत्र में या क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। मतलब कोई एक निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, और वही एक सीमित क्षेत्र है, और उसके अंदर रहने वाले जो भी सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं व्यक्ति या संपूर्ण संगठन जो है, वह एक प्रकार का समुदाय है। बस समुदाय यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में कोई व्यक्ति वहाँ पर सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है तो वो आपका समुदाय हो जाएगा, ठीक है। तो यह है समुदाय। और समुदाय का मतलब समझ गए आप लोग, एक साथ मिलकर सेवा प्रोवाइड करने का बात होता है समुदाय में, है ना। समुदाय के अगर हम बारे में बात करें तो कुछ
समुदाय के आधार तत्व होते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए गए हैं। इसको आप कह सकते हो या अनिवार्य तत्व भी बोल सकते हो। बेसिकली 3-4 तत्व होते हैं। यहाँ पर मैकाइवर और पेज ने अगर जो बोला है वो कहा है कि स्थानिक क्षेत्र होता है एक, और एक उसने बोला है सामुदायिक भावनाएं होती हैं। 2 चीज़ें बोला है मैकाइवर पेज ने। ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैकाइवर पेज एक बोलता था कि स्थानीय क्षेत्र के बारे में, कि समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व जहाँ पर निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र का होना, उनकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता है, ये रिप्रेजेंट करता था स्थानीय क्षेत्र को। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करता था। तो स्थानीय क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका अगर इस क्षेत्र में निश्चितता होने का कारण बताया जाए तो सदस्यों के मध्य घनिष्ठता की बात कर रहा है, सहनशीलता की बात कर रहा है, सामंजस्यता की भावना की बात कर रहा है। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए सामंजस्यता की भावना को जागृत किस बंदे ने किया है, तो सीधा सीधा आपका आएगा मैकाइवर पेज। जैसे हम की भावना की बात होती है, बोगार्ट्स को लगाते हो, ठीक उसी प्रकार सामंजस्य की भावना भी एग्जाम में बन सकता है प्रश्न ये, तो आप मैकाइवर पेज को लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सामुदायिक भावना को लेकर, तो सामुदायिक भावना में एक शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, इस भावना में अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखिए सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसका मतलब ये हुआ। और सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहा जाता है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वी फीलिंग तो बोगार्ट्स के सर ने बता रहे हैं, और प्लस में ये सामुदायिक भावना को परिभाषित के रूप में वी फीलिंग के रूप में मैकाइवर पेज ने बोला है। हाँ भाई, बात ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा बोगार्ट्स के साथ क्या नाम है मैकाइवर पेज का। लेकिन अगर मिल जाता है ऑप्शन दोनों का भी, तो आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे बोगार्ट्स को। ध्यान रखिएगा, बोगार्ट्स को प्राथमिकता देंगे। इसने अपनी परिभाषा जब सामुदायिक भावना बता रहा था, तब उस समय इसने बोला था कि इसमें हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, अपनी परिभाषा जब इससे डिफाइन कर रहा था मैकाइवर पेज, समुदाय को 2 आवश्यक तत्व जब बता रहे थे तब इन चीज़ों के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पे बोला था कि ये हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और भी नाम है, किंग्सले डेविस वगैरह का भी नाम आता है कि किंग्सले डेविस ने भी क्या कहा। किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उसने एक शब्द बोला था, प्रादेशिक निकटता बोला था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। और दूसरी बात जो किंग्सले डेविस ने बोला था, वो बोला था सामाजिक पूर्णता बोला था। ठीक है, तो समुदाय की जब आवश्यक तत्व के रूप में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किंग्सले डेविस की भी भूमिका आ जाती है। तो किंग्सले डेविस ने प्रादेशिक के बारे में बात किया, सामाजिक पूर्णता के बारे में बात किया, और मैकाइवर पेज ने स्थानीय क्षेत्र के बारे में बात किया और सामुदायिक भावना के बारे में बात किया। अगर हम बात करते हैं एक कॉमन के रूप में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम की भावना पाई जाती है समुदाय में, दायित्व की भावना पाई जाती है समुदाय में, और एक पाया जाता है निर्भरता की भावना। ये 3 भावनाएं पाई जाती हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर किसी का पर्टिकुलर नाम ना देकर केवल हम की भावना लिखे या दायित्व की भावना लिखे, तो निर्भरता की भावना लिखे, तो भी आप इसको करेक्ट कर देना। ठीक है भाई, तो ये 3 टाइप की इसकी भावनाएं जो पाई जाती हैं एक प्रकार सामुदायिक भावना में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे हम बात कर लेते हैं समुदाय के कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं से भी प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन कौन सी विशेष, जैसे व्यक्तियों की समूह का विशेषता एक प्रकार का पाया जाता है। अगर हम बात करें, सामान्य जीवन भी पाया जाता है, सामान्य नियम भी पाए जाते हैं, विशिष्ट नाम भी पाए जाते हैं, स्थायित्व पाया जाता है। अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे स्वतः जन्म पाया जाता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी चीज़ें जो है पाई जाती हैं समुदाय की कुछ विशेषताओं में। ठीक है भाई, स्थायित्व हो जाए, विशिष्ट नाम का मतलब हो गया प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है विशिष्ट नाम होने का मतलब ये नहीं कि आप अपना नाम बता रहे हैं, वो नाम नहीं, समुदाय का नाम, विशिष्ट नाम। ठीक है, व्यक्तियों का समूह होगा तो समुदाय होगा, सामान्य जीवन जहाँ पर लोग व्यतीत कर रहे होंगे वो समुदाय होगा, स्थायित्व होगा, भौगोलिक कोई एक निश्चित क्षेत्र होगा वो भी होगा, सामुदायिक भावना भी होगी। ठीक है, अनिवार्यता सदस्यता भी होगा, स्वतः जन्म भी होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी उसके क्या हैं, विशेषताएं हैं।
और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को लेकर, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है और ये बनता है। और एक सामुदायिक भावना को लेकर भी पाया जाता है, आत्मनिर्भरता के बारे में भी आता है। आप लोगों ने देखा भी होगा आत्मनिर्भरता ऑप्शन में, आपने सामुदायिक भावना भी देखा होगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी देखा होगा क्वेश्चन में, है ना। मैंने करवाया भी है और आप लोगों को देखा भी होगा, आप सभी लोगों को याद भी आ रहा होगा, है ना। तो ये है समुदाय का एक विशेषता। बाकी बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? देखो मैं डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो मैं लिखा हुआ है पीडीएफ में पढ़ के सुना भी दूंगा और समझा भी दूंगा आप लोगों की ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हैं और इतना डीप में वहाँ से समुदाय के बारे में नहीं प्रश्न आने वाला है कि मैं आप पे टाइम लॉस करूँ वहाँ पर, है ना। अभी जहाँ आएगा वहाँ पे थोड़ा सा रुक के बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। जो आपको आत्मनिर्भरता इसमें आएगा? हाँ, आत्मनिर्भरता आता है। आत्मनिर्भरता जो है वो समुदाय की विशेषता है। बताइए क्या कर रहे हैं? तो इसमें डिपेंडेंसी कैसे, इंडिपेंडेंसी कैसे होगी सर? डिपेंडेंसी होगी ना। देखो यहाँ पर देखिए, आप लिखा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण अगर हम बात करें तो वहाँ पे निर्भरता पाई जाती है। और प्राचीन समाज में समुदाय जो है काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर भी रहा है, परंतु समाज की विशेषताएं प्रायः समाप्त हो गई है, ठीक है। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है कि समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। अगर आप उसे जब इंडिपेंडेंट आवश्यकता के आधार पर बनाएंगे तो आत्मनिर्भर नहीं होगा समुदाय। समुदाय भी होता है, जैसे व्यक्ति होता है आत्मनिर्भर, वैसे समुदाय भी होता है, ग्रुप भी वैसे होता है आत्मनिर्भर, है ना। तो ये चीज़ें हैं। समुदाय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रामीण समुदाय, एक होता है नगरीय समुदाय, है ना। तो अगर हम ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करें तो ग्रामीण समुदाय क्या होता है? जानते हैं आप लोग ग्रामीण समुदाय? बताइए जरा। देखिए, प्रारंभिक काल में ही मानव जीवन का जो निवास स्थान है ग्रामीण समुदाय ही रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमों उत्कर्ष पर पहुंच गई, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया शहरी की तरफ, है ना। तो औद्योगिकीकरण हो जाए, शहरीकरण का प्रभाव मानव पर शहर की तरफ प्रोत्साहन कर रहा है। लोग आज भी शहरी दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता और शुद्धता को देखकर ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। आप जानते होंगे शहरी समुदाय में जो होता है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होती है ना। जनसंख्या घनत्व पाया जाता है किसमें? शहर में। तो डॉक्टर भी क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु लीजिए, है ना, यही बोलते हैं ना। और वो कोई लोग तो ऐसे ही बता देते भाई कि आप लोग चलिए खुले मैदान में जाइए जहाँ पे स्वच्छ वायु हो, है ना, ऑक्सीजन हो, जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, है ना, ताकि व्यक्ति क्या हो सके, हेल्थी हो सके। तो ग्रामीण समुदाय आज भी कहीं ना कहीं क्या है भाई, स्वस्थ है एक प्रकार से, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे पवित्र भी है, और देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ग्रामीण जो है पवित्र और शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए लोग प्रोत्साहित भी हो रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं, है ना। तो ये है आपका ग्रामीण समुदाय। थोड़ा सा वेट करिए, आगे मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो शहरी समुदाय के, तो ग्रामीण समुदाय की थोड़ी सी अच्छा विशेषताएं भी दी गई हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कृषि व्यवसाय भी ग्रामीण में ही पाया जाता है, प्राकृतिक निकटता भी ग्रामीण में ही पाई जाती है। जातिवाद, धर्म और धर्म के अधिक महत्व की बात अगर होती है तो ये शहर में नहीं होता, ये ग्रामीण में ही होता है ज़्यादातर। सरल और सादा जीवन की भी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये भी आपका पाया जाता है ग्रामीण समुदाय में ही। संयुक्त परिवार की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका ग्रामीण समुदाय में ही पाया जाता है, ठीक है। सामाजिक जीवन की समीपता की बात किया जाए तो भी ये ग्रामीण समुदाय में है। और सामुदायिक भावना, जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि अगर कोई टास्क है, टास्क का मतलब कार्य, ठीक है, तो आप ग्रामीण में मिलजुल कर करते हैं लोग। मिलजुल कर मतलब एक प्रकार से हुआ कि आप अकेले काम ना करो। अगर कोई काम है, जैसे बहुत सारे काम होते हैं गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है, उस गाँव के पूरे लोग का एक प्रकार से गुट बन जाता है। चाहे शादी विवाह लीजिए, और भी बहुत सारे कार्य हैं, तो मिलजुल कर काम करते हैं एक प्रकार से। तो वहाँ पर हम देखते हैं ये सामुदायिक भावना हो जाती है एक प्रकार का, मतलब एक प्रकार की हम की भावना पाएगी ये, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं कि बस भाई अपना काम कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हमारा काम हो रहे हैं, ठीक है भाई, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये सामुदायिक भावना जो है पाई जाती है ग्रामीण में।
स्त्रियों का निम्न स्थिति की अगर बात किया जाए तो ये ग्रामीण में ही है। ठीक है भाई, कि स्त्रियाँ बाहर नहीं जाएंगी, काम करने नहीं जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की क्रियाविधि जो है ग्रामीण में ही होता है। धर्म और परंपरागत बातों पर अधिक विश्वास की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ग्रामीण समुदाय में ही पाया जाता है। भाग्यवादिता एवं अशिक्षा की बाहुल्य की बात अगर किया जाए तो भी ये ग्रामीण समुदाय में ही पाया जाता है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ग्रामीण समुदाय में जो कृषि व्यवसाय है, जो प्राकृतिक निकटता है, अगर हम बात करें जातिवाद, धर्म का अधिक महत्व के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में, सरल और सादा जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन की समीपता के बारे में, स्त्रियों की निम्न जाति के बारे में, धर्म परंपरागत बातों को अधिक विश्वास देने की बात करें तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं कहाँ, बताइए, हम सभी लोग देख सकते हैं ग्रामीण में। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना। अब धीरे धीरे बदल रहा है सब कुछ, कंडीशंस बदल रही है। अब आपको भी पता है, जैसे हम कहें क्या बदल रहा है, तो जाति विशेष की प्रभुत्ता की में कमी, मतलब अब किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में भी चीज़ लोग जागरूक हो रहे हैं ना, अब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब एक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि जातिवाद कम हो रहा है धीरे धीरे वहाँ पर। कार्य की बात अगर मैं करूँ तो कार्यों में लेकर, और पदों की बात करूँ तो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं कार्य को लेकर। जैसे निम्न जाति के जो लोग थे वो लोग क्या करते भाई, दूसरे घर में जो रईस व्यक्ति था या उस व्यक्ति के घर में काम करते थे। अब चेंज हो रहा है समय, सब कुछ बदल रहा है। ठीक है भाई। और अब देखें तो सामुदायिक भावना भी कमी आ रही है। अब आजकल सामुदायिक भावना भी कमी पाई जा रही है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं शादी विवाह में एक सिस्टम चलता है, बफर सिस्टम भाई। तो जिस तरीके से शहर में भी होता है उस तरीके से गांव में भी आजकल चल रहा है ये कंडीशंस, है कि नहीं। तो अब ये बदल रहा है एक प्रकार से। अगर कभी पूछ ले आपसे बदलता प्रारूप के बारे में, तो बदलता प्रारूप भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक प्रकार से जो है सामुदायिक भावना में कमी आ रही है, तो दिखा रहा है, तो बदलता प्रसूप में स्वरूप में आप उसको डाल सकते हैं। संयुक्त परिवार अब विघटित हो रहा है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, विघटित हो रहे हैं। ठीक है भाई, नेतृत्व में परिवर्तन हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता का ह्रास हो रहा है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये सामुदायिक ग्रामीण के अंतर्गत हम देख सकते हैं, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत। नगरीय समुदाय का मतलब होता है शहरी समुदाय। और आप सिंपल शब्दों में आप अगर जाने तो देखिए लिखा हुआ है कि नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाए गए हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार में बढ़ने से नगर का स्वरूप धारण कर लिए हैं। तो नगरीय समुदाय का अर्थ जो है अर्थ नगरीय शब्द नगर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगरों से संबंधित। जैसे अगर हम बात करें नोएडा के बारे में, तो नोएडा पहले कहीं ना कहीं कभी ग्रामीण हुआ करता था, है ना। आज वो एक शहर के रूप में जाना था नोएडा, दिल्ली का, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो है शहरी समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं, नगरीय समुदाय के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नगरीय समुदाय मतलब ये है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के मध्य में कोई ऐसी अस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो निश्चित करे कि ये नगर एक बिंदु की तरफ है और ये एक गांव की तरफ है। परंतु अगर हम बात करें, गाँव से धीरे धीरे उभर के आ रहा है, जो गांव से धीरे धीरे उभर के जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो नगरी की तरफ में आ रहा है। तो नगरीकरण के अंतर्गत हम इसे देख सकते हैं। नगरीकरण में व्यक्तिगत भावना पाई जाती है। नगरीकरण में अगर हम बात करें तो बेसिकली व्यक्तियों के पथ भ्रष्ट होने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है नगरीकरण में। ठीक है, इसमें एकाकी परिवार पाए जाते हैं नगरीकरण में, है ना। तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं, प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें विशेषताओं के बारे में, तो जैसे जनसंख्या का घनत्व जो है ये भी एक प्रकार का इसका विशेषता पाई जाएगी, और ऐसी विशेषता पाई जाती है नगरीय समुदाय में, अधिक घनत्व जो है पाया जाता है। अगर हम बात करें विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र माना जाता है, तो विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र ग्रामीण को थोड़ी ना आप कहोगे, आप तो शहर को बोलोगे ना। गांव में थोड़ी ना कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, वहाँ पर तो एक ही संस्कृतियाँ हैं, है ना, लेकिन शहर में पाई जाती हैं। औपचारिक संबंध की अगर हम बात करें तो औपचारिक संबंध भी एक प्रकार से शहरी समुदाय में पाया जाता है। अंधविश्वासों में कमी की अगर मैं बात करूं तो भी पाया जाता है इसमें। और अनामकता, ठीक है, अनामकता भी अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये भी आपका नगरीय समुदाय में ही पाया जाता है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आवास की समस्या की अगर हम बात करें तो भी ये पाया जाता है। आवास की समस्या कहाँ पर होती है, शहर में ही होती है। वर्ग अतिवाद की बात कर लेते हैं। और वर्ग अतिवाद क्या होता है, ये भी आपका शहर में पाया जाता है।
नगरीय समुदाय में पाया जाता है। जैसे धनियों में धनी, गरीबों में गरीब व्यक्ति हो रहे हैं, तो ये वर्ग अतिवाद हो रहा है एक प्रकार से, है ना। श्रम का विभाजन भी अगर हम बात करें तो ये भी श्रम का विभाजन कहाँ पर होता है, शहर में ही होता है, ठीक है, शहर में ही होता है, याद रखिएगा। एकाकी परिवार की महत्व की अगर हम बात करें तो जिसको आप बोलते हो ना कि एकाकी परिवार, नाभिकीय परिवार बोलते हो ना, ये भी कहाँ पाया जाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका पाया जाता है नगरीय समुदाय में ही, ठीक है। तो ये सिंपल है। जो है धार्मिक जो लगाव है वो भी कमी पाई जाती है, सामाजिक गतिशीलता, राजनीतिक लगाव, ये सभी के सभी शहरी समुदाय की विशेषता को बताती हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक आपने देखा है नगर और शहर के बारे में, ठीक है। सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो ग्रामीण समुदाय में आपका संयुक्त परिवार होगा, एकाकी परिवार नगरीय समुदाय में होगा। ग्रामीण समुदाय में जीवन जो होता है वो संयत होता है, एक प्रकार से नियंत्रित होता है, लेकिन नगरीय समुदाय में व्यक्तियों का पथभ्रष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती है। ग्रामीण समुदाय में पारिवारिक प्रथा, रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं, सामाजिक नियंत्रण इत्यादि चीज़ें ग्रामीण में पाई जाती हैं, लेकिन नगर समुदाय में सामाजिक नियंत्रण कानूनों के द्वारा होता है, इसलिए ग्रामीण समुदाय में नहीं, ये नगरीय समुदाय में पाया जाता है कानूनों के द्वारा नियंत्रण सामाजिक कार्य को या सामाजिक चीज़ों को। ग्रामीण की बात अगर मैं करूं तो ग्रामीण कहता है कि रूढ़िबद्धता की ओर जोर देता है, सामान्यतः रूढ़िबद्धता की ओर जन्म देता है। और अगर हम नगरीय समुदाय की बात करें तो रूढ़ि और सामाजिक परंपराओं से अपेक्षाकृत ये कम प्रभावित होता है आपका नगरीय समुदाय, ठीक है। तो ये एक कॉमन सी बातें हैं जिसमें आप अंतर कर पाएँ, अंतर अगर आप कर लेंगे तो आप इजीली प्रश्न को कर पाएंगे यहाँ पर, है ना। तो ग्रामीण को गांव के बारे में सोचना, शहर को नगर या बारे में सोचोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आपने नाम सुना होगा एक जनजातीय समुदाय और एक समुदाय आभासी समुदाय। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि आभासी समुदाय क्या होता है और जनजातीय समुदाय क्या होता है ना, ताकि एग्ज़ाम में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप इजीली कर ले, है ना। आभासी समुदाय के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा मुझे बताएंगे कोई लोग कि आभासी समुदाय क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर आप मुझे बताना चाहे तो बताइए जरा। देखो आभासी समुदाय के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यह एक सामाजिक नेटवर्क है जो आपसी हितों को लेकर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष सोशल मीडिया, कोई एक संभावित भौगोलिक क्षेत्र या कोई राजनीतिक सीमाओं को या कोई राजनीतिक सीमाएं जो जहां पर उन सीमाओं को पार करने की बात कर रहा हो, या कोई आप आभासी समुदाय में आप ये भी समझ सकते हो कि जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन सुविधाएं चल रही हैं, तो ऑनलाइन समुदाय के अंतर्गत जो भी क्रियाविधि होगी वो आभासी समुदाय होगा। आपसी हित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोशल मीडिया के बारे में या भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं को बारे में इंटरनेट का क्या किया है, इंटरनेट का उसने सहारा लिया है, ठीक है। कभी कभी किसी विशेष रुचि के आसपास या केवल संवाद करने के लिए कुछ आभासी समुदाय जहाँ पे दोनों लोग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से परिचालित इकाइयों को, जैसे पड़ोस हो, गांव हो, ये एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, एक पार्ट बन जाता है आभासी। तो आभासी समुदाय भौगोलिक रूप से, ध्यान से सुनिए, फैलाए जाते हैं, ये फैलाए जाते हैं आभासी समुदाय। और आभासी समुदाय का बेसिकली ये उद्देश्य यही है कि सामाजिक और व्यावसायिक समूहों के लिए कार्य किया जाए। तो इसमें सदस्यों के बीच जो है बातचीत और व्यक्तिगत तरीके से विशुद्धि रूप या शुद्ध रूप से, औपचारिक रूप से वो आपका अलग होगा। जैसे ईमेल का विवरण हो सकता है, किसी भी सूचना को, नेटवर्क का आपने प्रयोग किया, ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग किया, ऑनलाइन समुदाय के बारे में यूज़ किया है, तो ऐसी कंडीशन पर ये जो होता है आपका आभासी समुदाय होता है। आभासी समुदाय ऑनलाइन चैट हो सकता है, सामाजिक नेटवर्क सेवाएं हो सकती हैं, इंटरनेट संदेश बोर्ड हो सकता है, आभासी समुदाय होता है ये। बात समझ में आ गई। आभासी समुदाय सामाजिक नेटवर्क है जहाँ पे आपसी हितों के लिए, लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष सोशल मीडिया का प्रयोग भी किया जा रहा है, या आप कह सकते हो कोई संभावित भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात की जा रही है, वो आभासी समुदाय है। ऑनलाइन चैट रूम हो जाए या सामाजिक नेटवर्क सेवाएं हो जाए या इंटरनेट संदेश बोर्ड हो जाए, जहां पर सामाजिक और व्यावसायिक समूहों के लिए काम कर रहे हो, तो वो है आपका आभासी समुदाय,
इसको बोलते हैं आभासी समुदाय। क्लियर हो गया? आभासी समुदाय बताइए जरा एक बार। और एक होता है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय की हम बात करें तो भारत में प्रचलित है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, अनुसूचित जनजाति। भारत के संविधान में खुद कहा गया, वर्तमान में आदिवासी, वन्य जाति, अरण्यवासी, अरण्य का मतलब वही होता है वन, वन के बारे में ना, अरण्यवासी, गिरिजन आदि जो होते हैं, इनके नामों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जनजातीय समुदाय को। बहुत सारे नाम हैं। और आपको पता होना चाहिए, झूम की खेती की समस्या, भूमि से अलगाव, ये सभी जनजातीय समुदाय की समस्या है। बेसिकली ये उत्तर भारत और मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये है क्या चीज़, है ना। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं शायद। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, कह रहा है कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक मुख्य प्रणाली है। और मुख्य प्रणाली कहने का मतलब यही है कि ये प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आएगी, जिसमें एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय के सदस्यों के एक तरह सहायता के लिए, मतलब एक तरह की सहायता जो है प्रोवाइड की जाती है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो समुदाय जो होता है, समुदाय का संगठन की अगर मैं बात करूं तो समुदाय से ही बनता है। सामुदायिक संगठन को समझने से पहले हमें ये जानना तो बहुत ही आवश्यक था कि समुदाय था क्या चीज़, और समुदाय हम लोगों ने जान लिया। ये जहाँ पर हमने देखा कि जीवन में समुदाय शब्दों के बारे में कि एक धार्मिक समुदाय भी हो सकता है, एक प्रकार से व्यापारिक समुदाय भी हो सकता है, जातिवाद समुदाय भी हो सकता है, आवासीय समुदाय भी हो सकता है, ग्रामीण समुदाय भी हो सकता है, शहरी समुदाय भी हो जा सकता है, और आभासी समुदाय, जनजातीय समुदाय, ये सभी के सभी समुदाय हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामुदायिक संगठन जो है वहीं से लाया गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों से चर्चा भी किया था कि समुदाय के जो तत्व होते हैं वो भी सामुदायिक संगठन के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे हम की भावना हो गई, दायित्व की भावना हो गई, निर्भरता की भावना हो गई, ये सभी के सभी जो हैं आपका उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो जब शुरुआत में अगर हम बात करें सामुदायिक संगठन के बारे में, तो सामुदायिक संगठन की जो एक दान संगठन समिति थी, अभी आपके आएगा आगे, तो दान संगठन समिति थी, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें लंदन में ये बातें की गई, गरीबों के लिए अगर गरीबों की समस्या का समाधान करना है और उनको आर्थिक मदद करनी है, इस तरीके से दान संगठन समिति जो है गठित किया गया था। और दान संगठन समिति केस वर्क नहीं करती थी, ना ही ग्रुप वर्क करती थी, वो करती थी तो कम्युनिटी वर्क करती थी, याद रखिएगा। और ये दान संगठन समिति है लंदन की 1879 की, यानी 1889 की है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। और वहीं से ये चीज़ें धीरे धीरे फिर आना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर हालांकि बहुत सारी चीज़ें आई बाद में। 1877 में भी इसके पहले भी बात हुई। 1877 में अमेरिका बुफेलो शहर में पहली बार जो है दान संगठन समिति को स्थापना किया था, और उस समय वहाँ पर लेकिन जाना गया वो तो उसी के नाम से, भाई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम से ही जाना गया था, लेकिन उसमें काम हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप। और फिर अगर हम बात करें तो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, जिसको आप लोग कहते हो कि भाई व्यवस्थापन गृह आंदोलन 1880 में इंग्लैंड में आया, प्रारंभ हुआ था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी में दान संगठन समिति आंदोलन के रूप में आई थी, है ना। हालांकि बहुत तरीके से कार्य हुए, आगे आए, तब जाके धीरे धीरे चला ये प्रोसीजर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। आपको सिर्फ इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम समुदाय में किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित कार्यकर्ता का होना अत्यंत आवश्यक होगा, और समुदाय के सदस्यों को इस प्रकार सहायता प्रोवाइड करनी है कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न साधनों के माध्यम से कर सके। ये है आपका सामुदायिक संगठन। हम थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा हम लोगों को। आपने नाम सुना होगा लिंडेमैन का नाम। लिंडेमैन ने सन 1921 में, कब, 1921 में
सामुदायिक संगठन जो है सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय के द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों और कार्यों को नियोजित करने और अपने उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत प्रयास सम्मिलित किए। कहने का मतलब ये था इनका कि सामुदायिक संगठन जो है सामाजिक संगठन का वो स्तर है जिसमें समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक तरीकों से अपने कार्यों को नियोजित कर सके, सही तरीके से कर सके। समुदाय संगठन की जो मुख्य समस्या है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या विशेषताओं के माध्यम से कार्यात्मक संबंध को स्थापित किया जा सके। कहने का मतलब यही है कि जब कभी भी समुदाय में लोगों की जब अंदर हम की भावना पाई जाएगी तो वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर ले। इस तरीके की क्रियाविधि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में की गई। तो कम्युनिटी का कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया होगा उस पर काम करना है, हमें कम्युनिटी पर ग्रुप बना के काम नहीं करना है। किसी क्षेत्र में चले जाइए आप, वहाँ पर काम करिए। तो उन लोगों के जो आवश्यकताएं हैं, जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति करिए। वो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। और तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामुदायिक संगठन का अर्थ होता है व्यक्तियों के एक समूह को अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं को पूरा करने की सहायता करता है। तो सामुदायिक संगठन का काम ही यही है, ठीक है भाई, कि जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पहचान करें, उस समुदाय के, पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, समुदाय के, और उसके समुदाय का ही आवश्यकताओं को पूरा करे, उसकी मदद करे, सहायता दे उसको। यह है सामुदायिक संगठनकर्ता की भूमिका भी होती है इसमें। फ्रीडलैंडर की भी परिभाषा की अगर हम बात करें तो समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया कि जिसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच स्थापित करना। फ्रीडलैंडर कहता था कि कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो तो जाहिर सी बात है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र देखो आप समझ जाना कि ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है, और उसके अंदर बात कर रहा है समाज कल्याण आवश्यकता और समाज कल्याण साधन के बीच स्थापित करने की बात, यही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। मुर्रे जी रॉस के बारे में आपको बता दूं तो इनकी भी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अंतर्दृष्टि और निपुणताओं प्रयोग करके समुदाय या भौगोलिक या कार्यात्मकता को अपनी अपनी आवश्यकताओं को या समस्याओं को पहचानने और उसकी समाधान करने हेतु सहायता करना, ये कहलाएगा आपका क्या, सामुदायिक संगठन। ये रोस महोदय, कई विद्वान हैं अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन आप याद रखें लिंडेमैन का, क्योंकि उसने सामुदायिक संगठन को सामाजिक संगठन का वो स्तर माना कि जिसमें समुदाय के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यों को नियोजित करना और अपने विशेषज्ञ संस्था संगठन के माध्यम से परस्पर संबंधों के द्वारा उच्चतम सेवा प्रोवाइड कर देना या चेतना का प्रयास शामिल करना, ये क्रियाविधि जो करती है वो लिंडेमैन कहता था। ये बात आप ध्यान रखना होगा, उसकी परिभाषा। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लिंडेमैन के अलावा, ठीक है। बाकी आपको डेनहम वगैरह के बारे में भी आप पढ़ेंगे सिद्धांतों में, तो वहाँ से आपकी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी, है ना। आपने नाम सुना होगा लेन कमेटी के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लेन कमेटी कब आई है, एक बार यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था, तो आप ध्यान रख लीजिए यहाँ से, ये प्रश्न दोबारा से हो सकता है पूछ ले आप लोगों से, तो ध्यान रखना। हार्पर एवं डनहम 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा नियुक्ति की गई एक थी लेन कमेटी। ध्यान रखिएगा, कब लेन कमेटी, 1939 में। तो उसने सामुदायिक संगठन के कुछ उद्देश्य बताए थे। जैसे में अगर हम बात करें उद्देश्यों के बारे में, तो आवश्यकताओं को पहले परिभाषित करना चाहिए, फिर उसकी खोज करनी चाहिए, ये होगा फिर आपका सामुदायिक संगठन की उद्देश्य। अगर हम बात करें सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम करना, समाप्त कर देना है, ठीक है। सामाजिक आवश्यकताओं को समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि जो नीड है उसकी पूर्ति कर देनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में, बताइए जरा एक बार, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और उसकी समाप्ति कर देनी है। साधनों और आवश्यकताओं को स्पष्टीकरण कर देना है। बदलती हुई आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए साधनों का पुनः समायोजित कर लेना है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी उसकी आवश्यकताओं को आप स्पष्टीकरण करते हैं या आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करना है आपको, तो उसके लिए साधन होने चाहिए, प्लस में आपके संबंध में पुनर्वासित के संबंध में कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो पुनः समायोजन करने की क्रियाविधि में एक प्रकार से ये सामुदायिक संगठन काम करता है। पुनर्वासित की बात किया जाए, पुनर्वास की बात किया जाए, तो भी आप ये समझ सकते हो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ही उद्देश्य है ऐसा काम करने के लिए। उसकी आवश्यकताओं को पहचाना है, पहचान का स्पष्टीकरण कर रहा है और उसकी समस्या को समाधान किया है। तो ये प्रकार का उद्देश्य है उसका। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पर है कि ठोस नियोजन एवं प्रयास के लिए पर्याप्त अवसर जो है वास्तविकता का आधार प्राप्त होता है, और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सेवा का आरंभ करना या विकसित करना ये भी हो जाएगा आपका, और समाज कार्य के स्तर को ऊंचा करना, या आप कह सकते हैं व्यक्तिगत संस्था को प्रभाव के रूप में लाना, परस्पर संबंधों में सुधार करना, ठीक है, या उसे बनाना, समाज कल्याण कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रोवाइड करना, ये सभी इसके द्वितीयक उद्देश्य के रूप में आ जाते हैं। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि प्राथमिक उद्देश्य कौन सा, द्वितीयक उद्देश्य कौन सा, ये एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, है ना। बशर्ते आप लोग ये ध्यान रखें कि ये उद्देश्य होते हैं, ठीक, इतने सारे। एक नाम आप देख रहे हैं जो है सैंडरसन और पॉल्सन के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सैंडरसन और पॉल्सन ने सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों का जब उल्लेख कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सामुदायिक संगठन का सामान्य उद्देश्य जो होगा वो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों को विकसित करेगा जो एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए योग्य बना देते हैं। ऐसी बात कहते थे सैंडरसन और पॉल्सन, ठीक है। तो यहाँ इनका कहना है कि उद्देश्य इस तरीके से होंगे। सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना चाहिए। कुल टोटल इन्होंने लगभग 8 या 9 ऐसे कुछ सिद्धांत जो है उद्देश्यों के बारे में चर्चा किया है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो संपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि को लेकर, तीसरी की बात करते हैं तो सामाजिकरण के साधन के रूप में, और चौथे की हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना के द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष को रोकना, कुशलता और सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और क्रियाओं का समन्वय करना, और समुदाय को अवांछनीय प्रभाव तथा परिस्थितियों को रक्षा करना, और 7वें नंबर पर हो जाएगा सामान्य आवश्यकताओं को पता करने के लिए अन्य संस्थानों का समुदायों में सहयोग देना, ठीक है। एक मतता प्राप्त करने के लिए साधनों का विकास करना, नेतृत्व का भी विकास। नेतृत्व का विकास आपका कम्युनिटी में भी आता है और आपका आता है उसके साथ साथ ग्रुप वर्क में भी। केस वर्क में नेतृत्व नहीं आता है, ठीक है, याद रखिए, इन्हीं दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेतृत्व का विकसित करना, ठीक है, एक मतता को प्राप्त करना, ये सभी के सभी जो है सैंडरसन एवं पॉल्सन के उद्देश्य हैं, याद रखिएगा ये भी थोड़ा सा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है कि केस वर्क ग्रुप वर्क में अंगों को लेकर, ठीक उसी प्रकार से समुदाय में भी, सामुदायिक संगठन में भी अंग होते हैं 3। कार्यकर्ता होता है, संस्था होती है, और आपका कार्यकर्ता संस्था, और एक कौन सी होती है कार्यकर्ता, सेवार्थी हो जाएगा, समुदाय, हाँ ठीक, समुदाय, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लोग होते हैं, कार्यकर्ता होती, समुदाय होती, संस्था है। बाकी कार्यकर्ता के बारे में आप जानते हैं, कार्यकर्ता आप ही हैं, और आप अपने जैसे समुदाय को स्थापना करना, समुदाय के कार्य और उद्देश्य, फिर संस्था के कार्यक्रम और जो है सुविधाएं, समुदाय की विशेषताएं, सदस्यों की विधियां, संविधियां, ठीक है, और अपनी स्वयं की निपुणताएं, ये सभी चीज़ें जो है किस में आ जाता है, जब हम सामुदायिक संगठन में अंग पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत कार्यकर्ता की भूमिका आती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और आता है, समुदाय। सिंपल है ये, और इसमें कुछ है ही नहीं। समुदाय जानते हैं क्या होता है, यह एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका काम है कि समुदायों के माध्यम से उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना, समुदाय विशेषताओं की पहचान करना है, समुदाय को आवश्यक साधन और यंत्र के रूप में उसका उपयोग करना, उद्देश्यों की पूर्ति करनी, ये है समुदाय आपका। तो आप कह सकते हो समुदाय बेसिकली 3 या 2 लोगों से अधिक,
जो लोगों का बना हुआ है, जिसमें एक कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन समस्याएं मतलब पूरी कम्युनिटी की होगी, है ना, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार का हो जाता है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो हो जाएगा आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संस्था के बारे में। संस्था क्या होती है, बताइए जरा एक बार आप लोग। संस्था एक सामाजिक समुदाय कार्यों में संस्था का एक विशेष महत्व है, क्योंकि सामुदायिक कार्यों की उत्पत्ति संस्थानों के माध्यम से होती है। संस्था की प्रकृति और कार्य कर्ता की भूमिका को निश्चित करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता में निपुणता का उपयोग भी एजेंसी प्रतिनिधि के रूप में होती है, क्योंकि समुदाय एजेंसी का महत्व को समझता है और कार्य को स्वीकृति भी दे देता है। तो संस्था भी होना जरूरी है। ये 3 अंग आपको ध्यान रखना है। कार्यकर्ता होता है, समुदाय होता है, और आपका क्या होता है, कार्यकर्ता, समुदाय और संस्था। ठीक है, 3 चीज ध्यान रखें। यहां पर आप देखिए जरा थोड़ा सा, कार्यकर्ता संस्थाओं के उद्देश्य का कार्य को जो है कार्यों का ज्ञान होना, संस्था के सामान्य विशेषताओं को अवगत होना, उसकी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार का संस्था समुदाय से सहायता कर रही है, या सहायता क्या क्या उसके साधन या स्रोत हो सकते हैं साधन के। संस्था का जो है सामुदायिक संबंध स्थापित करना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल हो जाएंगे आपके 3 अंग हो जाएंगे। सिद्धांतों के अगर हम बारे में बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक नाम है ऑर्थर डनहम का। ऑर्थर डनहम ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुल टोटल 28 सिद्धांत दिए हैं। तो एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि कितने सिद्धांत दिए थे, तो 28 सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा। और कुल टोटल इनके जो 28 में से 7 हैं उनको प्राथमिकता दी गई। जैसे हम बात करें लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण, सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक जड़ें और नागरिक समझ, सामर्थ्य और भागीदारी एवं पेशेवर की सेवा, सहयोग और समाज कल्याण कार्यक्रम, समाज कल्याण सेवाओं की पर्याप्त वितरण एवं संगठन और एक निवारण। तो ये हैं आपके सिद्धांत, ये डनहम के सिद्धांत हैं। कुल टोटल 28 दिया था, है ना। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन से 7 के अंतर्गत रखे गए हैं, है ना, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। एक नाम आता है सिद्दीकी महोदय का, और 1997 में सिद्दीकी महोदय ने, इन्होंने कुल टोटल सिद्धांत दिए थे लगभग 7 आसपास था इनका, 7 अच्छा 8 है ना। देखिए, एक होता है उद्देश्य आंदोलन, विशिष्ट योजना, सक्रिय लोगों की भागीदारी, अंतर समूह का दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक कामकाज और लचीला संगठन, और उपलब्ध साधनों का प्रयोग या उपयोग कह सकते हो, या सांस्कृतिक अभिविन्यास। ठीक है, तो ये है आपका सिद्दीकी के द्वारा 8 सिद्धांत, याद रखिएगा। 8 सिद्धांत भी, सिद्धांत से और प्रश्न नहीं आने वाले हैं आप सबसे भाई। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैंने आप लोगों से कल स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, ठीक है। आज के लिए आप सभी लोग इतना ही रखिए। कल मैं इस हिस्ट्री से आगे करूंगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि समुदाय क्या है, समुदाय में जो 2 प्रकार हैं वो क्या हैं। समुदाय के अंतर्गत फिर मैंने बताया कि सामुदायिक संगठन क्या है, सामुदायिक संगठन की परिभाषा क्या है, कैसे आपको याद रखना है लिंडेमैन की परिभाषा। और फिर मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ उद्देश्य के बारे में और कुछ पर्टिकुलर नाम, जैसे मैंने अभी भी लिया है सैंडरसन और पॉल्सन का नाम। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। कल हम लोग आगे बात करेंगे यही सामुदायिक संगठन के सिद्धांत से आगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। ठीक है, कल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके सर।